नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, मैं ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको सौर मंडल पढ़ा रहा था। सौर मंडल पर हमने 3 वीडियो आपको इससे पहले दे चुका हूं। अगर वो तीनों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य से देख लें, क्योंकि यह वीडियो जो है यह उसी वीडियो का शेष भाग है। जी हाँ, उसमें हमने सूर्य, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह के बारे में बताया है। यह जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम बताएंगे उपग्रह के बारे में, खास करके चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो आप क्लास करा रहे हैं ये किस किस चीज़ के लिए है कि नहीं? आता है ना दिमाग में? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ये जो सारे क्लास आपको मिल रहे हैं ये आप जिस चीज़ की भी तैयारी करें वनडे एग्जाम की, सब में काम आएगा। जी हाँ, सब में काम आएगा, क्योंकि इतने डिटेल से हमने पढ़ाया है, इतने डिटेल से पढ़ाया है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे या फिर कोई अन्य भी अगर तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की तो आपको काम आएगा, ठीक ना? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, क्योंकि फिर बोर्ड हो जाएगा गंदा तो फिर स्क्रीनशॉट लेने में कठिनाई होगी, है ना? तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाला लेकिन तीनों वीडियो देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो फिर हमारे चैनल पर जाइएगा, विश्व भूगोल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं इजिली। शुरू करते हैं उपग्रह। उपग्रह जिसको आप सैटेलाइट भी कहते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा। उपग्रह क्या है भैया? वह पिंड जो अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। वह पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ किसकी? सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जैसे में आपने चंद्रमा को देखा है, अपने चंद्रमा जो पृथ्वी पर रहते हैं, तो चंद्रमा को आपने देखा होगा। तो चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की तो परिक्रमा करता ही है, साथ ही साथ अपने पृथ्वी की भी परिक्रमा करते रहता है। तो इस वजह से यह उपग्रह है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान से समझिएगा। ग्रह की भांति इसमें भी अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे जब मैं ग्रह आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि ग्रह जो होता है वो प्रकाश, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार से दोस्तों उपग्रह के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, हूबहू लाइन पूछ देता है कि इनमें से गलत कथन को छाटें, दे देगा ऑप्शन आपको। उपग्रह का प्रकाश, उपग्रह का अपना प्रकाश होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो अब इसमें असत्य कथन कौन छाटेंगे? उपग्रह का भैया नहीं होता है अपना प्रकाश, है ना? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वह कौन सा है? कौन ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले बृहस्पति चल रहा था नंबर 1 पर, लेकिन हाल ही 2023 की मैं बात कर रहा हूं, शनि ग्रह जो है वह सबसे अधिक हो गया है। जी हाँ, शनि ग्रह जो है वह सबसे अधिक हो गया है और शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं उसकी संख्या 145 हो गई है। जी हाँ, 145 हो गई है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह अगर पूछे तो बताएंगे शनि। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ गए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा, जिसे आप चंदा मामा भी कहते हैं। बहुत सारे लोग चांद किसी और चीज को बताते हैं, समझने वाले लोग समझ ही गए होंगे, है ना? तो एकमात्र उपग्रह है, तो जो लोग चांद बताते हैं वो समझ लिया कि चांद नहीं, वो आपका उपग्रह है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चंद्रमा, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगता है चंद्रमा से बहुत अधिक संख्या में, ठीक है ना? तो समझते हैं। देखिए आ जाते हैं इधर हम। सबसे पहले तो चंद्रमा का अध्ययन, यही क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, तो आप बताएंगे सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगर कहीं कोई दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर उसको वो करेंगे। वायुमंडल का अभाव है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो एग्जामिनर वायुमंडल ना होने का फायदा उठाता है। कैसे उठाता है फायदा? क्वेश्चन पूछता है आपसे, भैया अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो, अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो तो आपको जो है उसकी ध्वनि कितने देर बाद सुनाई देगी?
ऑप्शन देगा 8 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड, 2 मिनट, या फिर इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो देखिए चंद्रमा पर चूंकि वायुमंडल नहीं है, और जब आप ध्वनि पढ़ें तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर कोई माध्यम है ही नहीं कि चंद्रमा से यहाँ आ जाए। तो जब भाई माध्यम है ही नहीं तो ध्वनि आएगी कैसे, ध्वनि नहीं आएगी ना, तो ध्वनि नहीं सुनाई देगी। इसका जो राइट आंसर होगा वह इनमें से कोई नहीं, और अगर ऑप्शन में रहता है कि ध्वनि नहीं सुनाई देगी तो ये वाला करेगा कि ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का अभाव है। एक चीज और पूछता है कि चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत कौन है, वह भी पर्वत है दोस्तों। तो चंद्रमा का सबसे उच्चतम जो पर्वत है वह है लिवनिट्ज पर्वत। जी हाँ, लिवनिट्ज पर्वत। यह चंद्रमा के किस ध्रुव पर है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह चंद्रमा के उसी ध्रुव पर है जिस ध्रुव पर अभी हाल ही में भारत ने अपना मिशन जो भेजा था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं ना, दक्षिणी ध्रुव पर ही लिवनिट्ज पर्वत है, जो कि चंद्रमा का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, समझते जाइए, रटिए मत, बस एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से यहां तक आपको याद हो गया होगा। नहीं यकीन है तो वीडियो को रोक करके आप देख लीजिए, आपको सब याद हो गया होगा। ठीक, चलते हैं आगे दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो पृथ्वी की एक परिक्रमा अगर बात की जाए तो 27 दिन, देखिए गलत टाइप कर दिया गया है यहाँ, है ना, 27 दिन। ठीक, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है। इतने ही समय में यह अपनी भी एक परिक्रमा पूरी करता है ना, अपनी मतलब अपने राउंड पर घूमता है। जैसे देखिए होता क्या है कि चंद्रमा है तो एक अपनी भी दूरी पर घूम रहा है और एक पृथ्वी को भी घूम रहा है। तो जितने देर में यह पृथ्वी को घूमता है उतने ही देर में अपनी एक चक्कर भी पूरी करता है यह। इस वजह से क्या होता है कि आपको चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। जी हाँ, चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जितनी देर में वह पृथ्वी को घूम रहा है उतनी देर में वह खुद भी घूम रहा है। ठीक ना। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग आप देखते हैं पृथ्वी से, तो आप बताएंगे 57%, यहां हमने लिखा है। अब बात की जाए पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी, तो औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। जी हाँ, 3,84,000 किलोमीटर। यह दूरी घटती बढ़ती रहती है दोस्तों, जो दूरी होती है वह घटती बढ़ती रहती है, लेकिन औसत दूरी 3,84,000 है। घटती बढ़ती क्यों है? क्योंकि इसका जो मार्ग है, चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो वह मार्ग है परवलयाकार, इस वजह से कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। ये चीज ध्यान देंगे, है ना, समझिएगा। ये भी पूछेगा कि चंद्रमा का जो मार्ग है पृथ्वी के घूमने के क्रम में वह मार्ग कैसा है, ऑप्शन देगा सर्पिलाकार, परवलयाकार, तो परवलयाकार आप बताएंगे। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा पर भी धूल का मैदान पाया जाता है, उस धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि शांति सागर कहाँ है, शांति सागर कहाँ है, तो बताएंगे चंद्रमा पर है भाई साहब। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा से 57%, चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ स्थितियां हैं उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनता है। सुपरमून, सुपरमून क्या कहलाता है? तो भैया जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर स्थित होता है उस समय वह सामान्य से 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून, फुल मून कहा जाता है। ठीक ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ब्लू मून की बात करें तो ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है ब्लू मून में और ब्लू मून ईयर में। ब्लू मून होता है कि भैया एक कैलेंडर माह में, जैसे 1 तारीख से शुरू हुआ और 31 तारीख तक शुरू चलेगा, है ना, तो 1 तारीख से 31 तारीख तक आपको एक ही महीने में 2 पूर्णिमा मिल जाए। जी हाँ, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा मिल जाए, क्योंकि यहां तो 31 दिन का है तो 2 मिल सकता है, संभव है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि एक ही महीने में, कैलेंडर महीने में जो हम लोग जनवरी फरवरी वाला यूज करते हैं, उसमें अगर
दो पूर्णिमा मिल जाए तो दूसरी पूर्णिमा जो आखिरी पूर्णिमा होगी उसको ही ब्लू मून कहेंगे, ठीक ना। दूसरी पूर्णिमा को, जैसे एक पूर्णिमा 1 तारीख को हो और एक आखिरी दिन हो, है ना, 30 या 31 को, तो 30 या 31 वाले को ही ब्लू मून कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू मून ईयर होता है कि ये वाली स्थिति जब साल में 2 बार हो जाए, ये वाली स्थिति जो है वह साल में कितने बार हो जाए, 2 बार हो जाए। जैसे एक बार हो गया जनवरी में और एक बार हो जाए अक्टूबर नवंबर या किसी भी महीने में, तो उस साल को ब्लू मून ईयर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप समझ रहे होंगे ब्लू मून और ब्लू मून ईयर। ब्लू मून मतलब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, और यही चीज साल में 2 बार हो जाए या 2 बार से अधिक हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, ब्लू मून ईयर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है ब्लड मून। ब्लड मून भी पूछता है, तो ब्लड मून होता है पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालना। पूर्ण छाया, इतना छाया डाल देता है एकदम पूरी तरह से कि चंद्रमा जो है वह लाल आकार का दिखाई देने लगता है, उसको आप ब्लड मून कहते हैं, ठीक ना, ब्लड मून कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए, लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह जो होता है वह मंगल और बृहस्पति की। ये पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है। साफ साफ सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो बताते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ग्रह वाले में, पहले यहां पर बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच ही आपका जो होता है वह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। पुच्छल तारे या धूमकेतु के बारे में, ठीक ना। तो धूमकेतु का केंद्र, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि भैया धूमकेतु का जो केंद्र होता है वह क्या कहलाता है। तो धूमकेतु का जो केंद्र होता है यह नाभि कहलाता है। यह पत्थर का बना होता है, किसका, पत्थर का बना होता है, ध्यान दीजिएगा। पुच्छल तारे के शीर्ष को क्या कहा जाता है, नाभि किसको कहा जाता है, केंद्र को, और शीर्ष को क्या कहा जाता है, तो शीर्ष को कोमा कहा जाता है, और पूंछ को पूंछ ही कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूंछ को पूंछ ही कहा जाता है, ठीक ना। अब एक चीज और पूछता है हेली नामक पुच्छल तारे के बारे में कि भाई हेली नामक पुच्छल तारा जो होता है यह कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो बता देंगे कि यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। 1986 में यह दिखाई दिया था, और अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में यह दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। उल्का पिंड से पूछता है भाई कि टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार। जी हाँ, टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार, उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आगे, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड जो है वह होबा वेस्ट है, होबा वेस्ट। देखिए, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर आ जाता है, मिल जाता है, तो उल्काश्म कहलाता है। अगर नहीं मिले, उधर ब्लास्ट हो जाए, तो वह उल्का पिंड होता है, लेकिन आ गया और उसका कुछ अवशेष मिल गया तो उल्काश्म कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा, यह भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि भाई रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा, तो आप बताते हैं साइरस या डॉग स्टार, है ना। डॉग स्टार को हिंदी में कुत्ता तारा भी कह देता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, कुत्ता तारा भी इसी का नाम है, ठीक ना। अब हम लोग ग्रह और तारा, चूंकि हमने दोनों पढ़ लिया, ग्रह भी पढ़ लिया है और तारे के भी बारे में जाने हैं, तो तारों के बारे में जब जान ही चुके हैं तो हम लोग इनके अंतर के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आकाश में आपको रात में 2 पिंड चमकीला दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा तारा है और कौन सा ग्रह है, क्योंकि चमकता दोनों है। भले ही ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के चमकता तो है ना। तो कैसे आप पता करेंगे, आज आप सीखेंगे इसमें कैसे आपको पता करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ग्रह के पास सबसे पहली बात अपना प्रकाश नहीं होता है, हमने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ठीक। और ग्रह प्रायः ठंडे होते हैं, ग्रह जो होते हैं वह प्रायः ठंडे होते हैं। तीसरा ग्रह के बारे में, ग्रहों के पास घनत्व जो होता है वह अधिक होता है तारा के अपेक्षा, ओके।
ग्रह जो होते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं बड़े, समझिएगा। मैंने यहाँ लिखा है ग्रह बड़े दिखाई देते हैं लेकिन बड़े होते नहीं हैं, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। यह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यह हो गई ग्रह के बारे में जानकारी। तारा के पास अपना प्रकाश होता है। जहां ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है वहीं तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। जहां ग्रह अधिक घनत्व वाला है वहीं तारा जो है वह कम घनत्व का होता है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और यह बड़े दिखाई देते हैं। जहां ग्रह बड़े दिखाई देते हैं लेकिन बड़े होते नहीं हैं, और तारा छोटा दिखाई देता है लेकिन बड़ा होता है। तब बोलेंगे सर बड़ा होता है, छोटा दिखाई देता है, छोटा होता है, बड़ा दिखाई देता है, कंफ्यूज काहे कर रहे हैं भाई? कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। यह बड़े दिखाई देते हैं इस वजह से क्योंकि यह कम दूरी पर स्थित हैं। यह छोटा दिखाई देता है इस वजह से कि यह बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, इस वजह से। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तारा और ग्रह आपको दो दिखाई दिया हमने, जैसा कि पहले ही आपको बताया कि कैसे पता करेंगे। तो देखिए कैसे पता करेंगे, आप दोनों को स्थिर देखिए। तारा को आप देखेंगे तो वह टिमटिमाते रहेगा लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाएगा। क्यों नहीं टिमटिमाएगा? क्योंकि भाई इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। तो प्रकाश का अपवर्तन भी आपने सुना होगा, नाम सुना है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, चूंकि ये इसका खुद का प्रकाश होता है और दूर से आने के क्रम में प्रकाश जो है वह अपवर्तन के शिकार हो जाता है, इस वजह से आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अपवर्तन जब हम पढ़ाए थे तब मैं आपको बताया था इस चीज को, ठीक। और इसका अपवर्तन चूंकि दूरी कम होती है इसकी, ग्रह की, इसकी अपेक्षा, तो इसका जो प्रकाश होता है वो टिमटिमाता नहीं है। तो जब आपको टिमटिमाते हुए दिखाई दे, कभी लगे टिम 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 टिम, तो समझिए कि तारा है, और जो स्थिर रहे समझिए कि यही ग्रह है, ठीक। वैसे आप बताएंगे कि आप नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं। मैंने ग्रह जब पढ़ाया था तो इस चीज का चर्चा किया हूं। चलिए देखिए, तारों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तापमान के द्वारा। तापमान के द्वारा तारों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका आंसर करें, कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपको 4 तारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, 4 आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक नीला है, एक पीला है, एक लाल है और एक श्वेत है। जी हाँ, 4 तारे हैं, नीला, पीला, लाल, श्वेत। अब आपसे पूछे कि भैया सबसे ज्यादा ताप इसमें किसका होगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी, है ना। अगर ऐसा पूछे तो क्या आप बताएंगे? कमेंट करिए जरा सभी लोग। कुछ लोग नीला, कुछ लोग पीला, कुछ लोग लाल, और कुछ लोग बता देंगे कि भैया श्वेत। बहुत सारे लोग लाल बताएंगे, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा होगा, अगर ताप होगा तो वह होगा नीला में। किस में होगा? नीला में। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा दोस्तों, जब आपके घर में खाना बनता है तो गैस जलाते हैं, तो गैस को जब पूरा तेज करिए, ज्यादा ऊर्जा दीजिए, तो उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो ज्वाला होती है वह नीला हो जाता है। देखे हैं कि नहीं? और जब गैस कमने लगेगा तो लाल। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि ज्यादा ऊर्जा किस में होगी? नीली ज्वाला में ज्यादा ऊर्जा होती है कि नहीं? तो जो नीला आपको दिखाई दे रहा है तारे का कलर, तो समझ जाइए कि यह ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा ताप है इसमें। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी पूछा जाता है, या पूछा जाता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप तैयार रहेंगे पहले से ही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई इस वीडियो में, है कि नहीं? अगर कहीं कोई समस्या लगा आपको कि ये वाला डाउट है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे टेलीग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि सर फला जगह फला चीज में मुझे डाउट है। डाउट को हम क्लियर कर देंगे। हालांकि कोई डाउट है नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर मैं कर दिया हूं इसी वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी पूरी डिटेल के साथ और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ें, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सौरमंडल पढ़ाया हूँ, ग्रह पढ़ाया हूँ, फिर उसके बाद ज्वालामुखी पढ़ाऊँगा, हर चीज़ पढ़ाऊँगा, जलधारा पढ़ाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा कि सारे एग्जाम में काम आए। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।
जय हिंद।